नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 19 जुलाई 2025। हम लोग जो है 19 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और बातचीत करते हैं पहला क्वेश्चन की। और हाल ही में जो है एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो एक दिवस मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ये जो प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है आपको नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा यदि बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो नवंबर 2009 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। यदि देख लेते हैं कि इसकी घोषणा किसके द्वारा किया जाता है, तो इसकी घोषणा जो है आपको किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक तौर पर किया जाता है। और कब इसकी मनाने की घोषणा की जाती है कि 18 जुलाई को जो है इसकी मनाए जाने की घोषणा की जाती है। और ये जो आपको दिखाई पड़ते हैं दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर कह सकते हैं कि आपको दक्षिण अफ्रीका में या पूरी तौर से दक्षिण अफ्रीका के ये राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपको दिखाई पड़ता है राष्ट्रपति के शांति, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की संस्कृति में योगदान में जो सम्मान में कह सकते हैं, इनके सम्मान में क्या मनाया जाएगा? आपको नेल्सन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जगह कह सकते हैं कि शांति के लिए। और इनको जो है यदि बात करते हैं एक खास करके दक्षिण अफ्रीका में, यदि बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ जो है 27 वर्षों तक इनको कहाँ पर रहना पड़ा था? जेल में रहना पड़ा था। तो समझ सकते हैं कि कितने दिनों तक इनको जेल में रहना पड़ा था। तो 27 वर्षों तक कह सकते हैं कि जेल में रहना पड़ा था। और जेल में रहकर इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और लोकतांत्रिक और एकीकृत देश की नींव की मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्था में एक तरह से पूरी तरह से शांति व्यवस्था के तहत इन्होंने काम किया है। और आपको याद रखना है कि 2025 की थीम जब भी इंपॉर्टेंट रहता है तो थीम भी आपको बता देते हैं कि 2025 की थीम क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। क्या है थीम? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी क्या है? हमारे हाथ में है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये हैं आपको नेल्सन मंडेला हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर सीधी सी बात है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और इनको जो है यदि बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भी क्या किया गया है, आपको भारत रत्न दिया गया। कब? 1990 में। देखते हैं कि 1990 में आपको दिखाई पड़ता है कि भारत रत्न दिया गया है। किनको? आपको नेल्सन मंडेला को भारत रत्न है। भारत के द्वारा कह सकते हैं कि दो ही व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान है और दूसरा जो आपको दिखाई पड़ता है यही नेल्सन मंडेला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 18 आपको जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। और 27 वर्षों तक यदि खास यदि बात करते हैं कि 27 वर्षों तक इन्होंने जो है अपना जीवन क्या बताया? जेल में बिताए है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव किस केंद्र शासित प्रदेश में पास किया गया है? तो किस में यहाँ पर पास किया गया है? जो ये आपको प्रश्न है ध्यान रखिएगा कि एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव किस केंद्र शासित प्रदेश में पास किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर? तो दिल्ली में। तो नई दिल्ली के द्वारा ये रखा गया है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर कह सकते हैं कि एक सड़क एक दिन योजना एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया है। कि ये कहाँ पर पास किया गया है? तो सीधी सी बात है आपको पास किया गया है ये आपको नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है सर। चलिए देख लेते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिखा ये योजना स्टार्ट कब होगी? तो ये 1 सितंबर आपको 2025 से ये योजना जो है क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर को जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन की क्या होने वाली है? वर्षगांठ होने वाली है। और वर्षगांठ से पहले जो है ये आपको योजना स्टार्ट होगी। कौन सी योजना स्टार्ट होगी? एक सड़क एक दिन योजना। और इसके तहत क्या किया जाएगा? यदि बात करते हैं कि एक सड़क एक दिन योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो दिल्ली की मान चलिए जो आपको दिखाई पड़ती है, जो सड़क दिखाई पड़ती है उसको क्या किया जाएगा? मरम्मत किया जाएगा। फुटपाथों की क्या किया जाएगा? सफाई की जाएगी। और यहाँ पर जो जितने भी मान चलिए कि आपको साइनेज की मरम्मत की जाएगी, स्ट्रीट लाइटों की क्या किया जाएगा? बहाली किया जाएगा। और जो अवैध अतिक्रमण सड़कों पर जो दिखाई पड़ते हैं कि अवैध अतिक्रमण दिखाई पड़ती है, तो अवैध अतिक्रमण सबको क्या किया जाएगा? यहाँ पर हटाया जाने की बात की जा रही है ना। और मान चलिए जो पेड़ आपको दिखाई पड़ते हैं यत्र तत्र जो पेड़ हैं उनको क्या जाएगा? उसको सौंदर्यीकरण के अंतर्गत मतलब कि काट छांट अच्छे से कर दिया जाए, जिससे कि पेड़ पौधा भी क्या है? अच्छे से दिखाई पड़े सड़क के किनारों में। ये आपको ध्यान रखना है। ये योजना जो है आपको एक सड़क
एक दिन योजना ये कहाँ पर स्टार्ट होने वाली है? ये सीधी सी बात है कि नई दिल्ली में। और नई दिल्ली की यदि बात आती है कि नई दिल्ली के आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? तो रेखा गुप्ता है। मालूम होना चाहिए कि रेखा गुप्ता है, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है वर्तमान में, है ना। हम आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ता है बिहार संबंधित है। क्या है बिहार संबंधित? देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने जो है आपको, बिहार चुनाव आयोग के द्वारा बात कर रहे हैं कि नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आज को, SVVP बोलते हैं, ठीक है, नियुक्त किया गया था। ये कहाँ पर? ये बिहार में। ये जो आपको दिखाई पड़ता है कि बिहार चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, आपको नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को, सीधी सी बात है कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है, ठीक है। तो आपको सीधी सी बात है कि आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो आइकॉन नियुक्त किया गया है आपको नीतू चंद्रा और प्रकाश, यहाँ पर जो है क्रांति प्रकाश झा, केवल प्रकाश झा नहीं है, बिहार में दो हैं आपको, क्रांति प्रकाश झा भी हैं और कौन है? आपको प्रकाश झा भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। ये जो क्रांति प्रकाश झा आपको क्या लग रहा है कि लड़का या लड़की? ये लड़का है, ठीक है। आइए हम लोग आपको चित्र भी दिखा देते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये क्रांति प्रकाश झा है ना, और इन्हीं को जो है आइकॉन नियुक्त किया गया। ये बिहार के कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो बिहार के रहने वाले हैं, ये इनका घर जो है बेगूसराय है। लेकिन यदि बात करते हैं कि इनकी आपको स्कूली शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई, तो इनकी स्कूली शिक्षा जो है आपको बिहार के पूर्णिया जिला में प्राप्त हुई है। कहाँ पर प्राप्त हुई है? पूर्णिया जिला में प्राप्त हुई है। यदि बात करते हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, जो आपको महिला के तौर पर ये महिला दिखाई पड़ रही, कौन दिखाई पड़ रही है? ये नीतू चंद्रा है। और नीतू चंद्रा को जो कह सकते हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये पटना की रहने वाली हैं। तो नीतू चंद्रा को आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे, गरम मसाला यदि फिल्म देखे होंगे आप लोग अक्षय कुमार का, तो उसमें जो एक स्वीटी नाम की जो लड़की रहती है, आपको यही नीतू चंद्रा ही रहती है ना। तो ये आप देखे होंगे फिल्म। आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को क्या किया गया? दोनों को आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया बिहार चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना है कि दोनों कौन है, क्या है, ठीक है। और आपको इनके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, देखिए कहाँ से, आपको इंग्लैंड से संबंधित है। कौन सा देश 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में मतदान का अधिकार देने की योजना बना रहा है? तो कौन सा देश? तो सीधी सी बात है कि आपको ध्यान रखना है कौन सा देश, आपको इंग्लैंड। अभी किया नहीं गया है, आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा, इसकी घोषणा है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, करने का कारण क्या है? तो करने का कारण यह है कि 2001 के बाद से 2024 तक का जो भी चुनाव हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है चुनाव में क्या होता है कि कम मतदान पड़ता है, परसेंटेज क्या होती है, कम होती है। और इसी परसेंटेज को बढ़ाने की वजह से जो कह सकते हैं कि 16 और 17 वर्षों के जो मानसिक के आपको युवा दिखाई पड़ते हैं, उनको भी मतदान में शामिल करने की योजना बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? ये कौन से देश के द्वारा? तो आपको सीधी सी बात है इंग्लैंड के द्वारा। तो इतने कम उम्र के मान के चलिए आपको अभी तक मान के चलिए किसी भी देशों में नहीं दिखाई पड़ती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 16 और 17 वर्ष के साल के बच्चों को सभी चुनाव में मतदान का अधिकार देने की योजना बनाया जा रहा है। कहाँ पर? आपको इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखिएगा। और 2029 में ऐसा योजना है कि मान के चलिए 2029 में जो अगला आम चुनाव होगा, तो 2029 में जब अगला आम चुनाव होगा तो वहाँ पर जो है आपको शामिल कर लिया जाएगा। कितने वर्ष को? ये ऐसा योजना है कि 16 और 17 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा, मतदान का अधिकार इनको भी पूर्णतः दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मान के चलिए कि आपको किसी भी देश में नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंग्लैंड ऐसा करते हुए आपको दिखाई पड़े। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर जो है मतदान का परसेंटेज क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इसी वजह से जो है 16 और 17 साल के जो बच्चों को कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि मतदान में अधिकार देने की बात की जा रही है। अभी वर्तमान में यदि बात करते हैं कि मान चलिए कि आपको यूके में किसकी पार्टी दिखाई पड़ती है, कौन सी पार्टी की सरकार है, तो लेबर पार्टी की सरकार है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपको इंग्लैंड क्या होती है, यूके क्या होती है ना, ब्रिटेन क्या है, ये आपको बताएंगे। कौन सर बताएंगे? आपको ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको विस्तार से बताएंगे। करंट अफेयर्स में हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी जहाँ पे अभी पढ़ते होंगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ते होंगे वहाँ पर आपको या तो बताया गया होगा, यदि अभी आप नहीं पढ़े हैं तो आपको आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भारत की पहली जनजातीय जीनोम, देखिए ये प्रश्न क्या है कि भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना है कि आपको भारत की पहली जनजातीय जीनोम
अनुक्रमण, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जनजाति के बारे में, आदिवासी के बारे में बात कर रहे हैं और जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है, पहली बार ऐसा किया जा रहा है गुजरात के द्वारा। किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? ये गुजरात के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो सीधी सी बात है कि इसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से विकास की प्रारंभिक पहचान करना और व्यक्तिगत चिकित्सा कह सकते हैं कि समाधान का विकसित करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जीनोम अनुक्रमण परियोजना क्या होती है, तो आइए हम शॉर्ट में आपको बातचीत कर लेते हैं कि जीनोम क्या होती है ना। तो जीनोम अनुक्रमण आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, आप इसके बारे में डीएनए के बारे में पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको आने वाले दिनों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या पढ़ते हैं। आप लोग बायोलॉजी जब पढ़िएगा तो आपको एक नाम सुनने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जो है डीएनए में आपको देखने को मिलेगा 4 तत्व देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलता है? एडेनिन देखने को मिलता है, आपको गुआनिन देखने को मिलता है, ठीक है, आपको साइटोसिन, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन देखने को मिलता है। क्या क्या चीज देखने को मिलता है? एडेनिन देखने को मिलता है, आपको 4 आपको बेस देखने को मिलता है। 4 बेस में क्या क्या? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, और उसके बाद आपको थायमिन देखने को मिलता है। और ये जो 4 बेस है, ये 4 बेस कहाँ पर? तो चारों बेस आपको दिखाई पड़ता है आपको डीएनए में मौजूद होते हैं। और जीनोम अनुक्रमण जो है आपको जीनोम जो सीक्वेंसिंग है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत कह सकते हैं कि डीएनए के अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड्स के सटीक क्रम का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स सब आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बायोलॉजी में आने वाले दिनों में समझाया जाएगा। जो मेरे से बायोलॉजी पढ़े होंगे आपको चित्र के माध्यम से हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो आने वाले दिनों में यदि नहीं पढ़े तो आप जो भी सर से आप पढ़ रहे होंगे आपको समझाया जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर देखिए क्या होती है, आप लोग जैसे बीमारी सुनते होंगे कलर ब्लाइंडनेस, है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस को क्या किया जाएगा? यहाँ पर डीएनए, एक एक डीएनए पर क्या बैठी होती है? जीन बैठी होती है। आइए आपको एक चित्र दिखाते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये आपको जो डीएनए का मान चल के हम द्विकुंडल का जो लिया गया है, इसका चित्र लिया गया है। और डीएनए पर आपको क्या बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो डीएनए पर आपको बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है जीन बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक एक जीन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जब एक एक जीन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो स्वास्थ्य में कौन सी बीमारी हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी को होगा, या हो सकता है कि वर्तमान में क्या बीमारी हो सकती है, तो इसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है, आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। और इसी पर मान चलिए कि अध्ययन किया जा रहा है कौन से राज्य में? आपको गुजरात में। और किस पे किया जाएगा पहली बार? तो ये जनजाति समुदाय के जो मान चलिए कि व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं उन पर अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है और बायोलॉजी में आपको विशेष करके इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। चलते हम लोग आगे, चलते हम लोग, ध्यान रखिएगा आगे तो देखते रहते क्या है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगला प्रश्न क्या है कि पशुधन और मुर्गी पालन, है ना, सभी जगह किया जाता है। आप गांव घर से यदि जुड़े होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे कि पशुधन और मुर्गी पालन। और पहले क्या, अभी भी किसी भी राज्य के द्वारा कह सकते हैं कि इसको जो है कृषि के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्या इसको अदर के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो है अब पहली बार कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है कह सकते हैं कि पहली बार इसको क्या चीज़ का दर्जा दिया जा रहा है? तो आपको कृषि का दर्जा दिया जा रहा है ना। तो ध्यान रखना है कि आपको पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन सा राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। तो सीधी सी बात है, जब मान चलिए कि कृषि का दर्जा दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है जो भी मान चलिए कि छोटे किसान होंगे, पशुपालक होंगे, ग्राम के उद्यमी होंगे, उनको क्या मान मिलेगा? फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। जो भी योजना होगा, कृषि से योजना जो भी संबंधित होगा, वो योजना का लाभ आपको कौन उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे? छोटे किसान भी जो है यहाँ पर आपको लाभ उठाते हुए मिलेंगे। ठीक है, और इसी वजह से जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि पहला ऐसा राज्य बना है जो कि पशुधन और मुर्गी पालन को क्या किया जा रहा है? सम्मिलित किया जा रहा है। ये करते हैं, मान के चले कि सीधी सी बात है कि यदि महाराष्ट्र का नाम आता है तो महाराष्ट्र का नाम जैसे ही आता है तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र का तो राजधानी तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या है महाराष्ट्र की राजधानी? आपको मुंबई है। यदि बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है तो देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल की यदि बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें कितने हैं वर्तमान में आपको महाराष्ट्र में? 48 सीटें हैं। यदि राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आपको 19 सीटें हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस तरह का जो भी प्रश्न आ रहा होगा सभी ध्यान रखना है। और मान के लिए कि जो भी पशुधन आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी मान के लिए कि पशुधन के अंतर्गत जो गाय भैंस मान के लिए भैंस आएंगे सभी सम्मिलित होंगे, बकरी आएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके अंतर्गत आपको मुर्गी पालन जो करते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये सभी आपको पशुधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों को जो एक नाम दिखाई पड़ रहा है, यूक्रेन नाम दिखाई पड़ रहा है। कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? यूक्रेन दिखाई पड़ रहा है। और यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग जो है यूक्रेन आप लोग
देखते हैं कि क्या पेपर में आपको ज़्यादा नाम देखने को मिलता है, और यूक्रेन और रूस में क्या चलते रहता है, बार बार युद्ध कहीं ना कहीं चलते रहता है, बीच बीच में होते रहता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये करंट अफेयर्स का मान के चलिए कह सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स में बार बार ये नाम देखने को मिलता है। और जब बार बार नाम देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, यहाँ पर मान के चलिए इसकी देश की राजधानी क्या है, और उसके बाद ये सब मुद्रा क्या है, ये आपको एक लगातार मान के चलिए कि किसी भी परीक्षा के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो यूक्रेन का जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है यूलिया सूरीडेंको को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है, यूलिया सूरीडेंको को। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो यही है यूलिया सूरीडेंको है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है क्या है, यूलिया सूरीडेंको है। और इन्हीं को क्या नियुक्त किया गया है, प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। और यूक्रेन की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। और मुद्रा क्या चलती है, आपको रिविनिया चलती है। और राष्ट्रपति कौन है, आपको वोलोडिमिर आपको जेलेंस्की है। यदि बात करते हैं, ये जो आपको यूलिया दिखाई पड़ती हैं, सूरीडेंको जो दिखाई पड़ती हैं, ये आपको प्रमुख कर सकते हैं कि मात्र 39 वर्ष की है। और उसके बाद ये अर्थशास्त्री हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता है ये। तो इनको जो है प्रधानमंत्री के तौर पर, जैसे कि हम लोग के भारत में यदि बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के संबंधित मान के चलिए कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो आप लोगों को उम्मीद है कि याद होना चाहिए कौन, आपको मनमोहन सिंह, है ना। उसी तरह से आपको दिखाई पड़ते हैं यूलिया सूरीडेंको को। यूलिया सूरीडेंको आपको किस देश की प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ रही है, आपको यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ रही है। यदि बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से हम लोग कि हाल ही में भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भारत सरकार के कह सकते हैं कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर जो योजना शुरू की गई, कौन सी योजना, आपको अदिति योजना शुरू की गई है। तो ध्यान रखना है कि अदिति योजना, ठीक है, कि अदिति योजना किससे संबंधित है। तो सबसे पहले ये भारत सरकार की योजना है। और उसके बाद ये जो संबंधित है कौन से मानचिली के विषय से, तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, तो ऊर्जा दक्षता को क्या जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में उन्नत ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी को कह सकते हैं कि अपनाने की गति अपनाया जाएगा और उसमें गति लाने की कह सकते हैं कि बात की गई है। तो प्रौद्योगिकी मतलब सीधी सी बात है कि आपको टेक्नोलॉजी किसमें जोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में जो होते हैं उसमें क्या आपको दिखाई पड़ रही है कि टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो टेक्नोलॉजी को आपको जोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। और यह योजना जो है कितने वर्षों के लिए लाई जा रही है, तो ये केवल मात्र 3 वर्षों के लिए योजना, ऐसा नहीं कि ये सर्वदा के लिए, ये योजना केवल कितने वर्षों के लिए, केवल 3 वर्षों के लिए ये योजना लाई जा रही है, ठीक है। यदि मान के चलिए कि ये अच्छा इस पर मान चलिए कि दिखाई पड़ेगा कि हाँ इसका जो कार्य है अच्छा रहा है तो आगे हो सकता है कि बढ़ाया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इस पर 3 और इसमें जो है 14 ऊर्जा गहन क्षेत्र जैसे कि रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और स्टील री रोलिंग, जो आप लोग देखते होंगे कि स्टील का जो री रोलिंग देखते होंगे, इन लोगों इस सभी को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है, ऊर्जा गहन के अंतर्गत में, ठीक है। हम लोग चलें अगले प्रश्न पर बात करें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय, ठीक है, औषधालय जो आपको दिखाई पड़ती है कि भारत की सीधी सी बात है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये कहां पर किया गया है, ये बिलासपुर में किया गया है। ये राज्य कौन सा है, तो राज्य छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखते हैं कि कोयला क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कोयला क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी कौन है, कंपनी का नाम क्या है, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है। और इसके द्वारा कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपने वसंत विहार मुख्यालय में कंपनी की पहली पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें जो है मान के चलिए कि सीधी सी बात है कि सभी क्या रहेगी, आपको ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, बिलासपुर में दिखाई पड़ रहा है। और आपको महिला संचालित औषधालय का जो उद्घाटन किया गया, इसमें क्या रहेगा, सभी महिलाएं रहेगी। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है इसमें क्या रहेगी, सभी महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ये वसंत विहार डिस्पेंसरी आपको क्या है, बिलासपुर का ये मान के चलिए कि मुख्यालय है। और इसमें जो है ये सीधी सी बात है कि किसके द्वारा ये किया जा रहा है कार्यक्रम, ये कोल इंडिया लिमिटेड की ये पहली कह सकते हैं कि स्टार्टेड या मान चलिए कि दिखाई पड़ती है आपको पहली, सभी जो इसमें है महिलाएं सम्मिलित है ना, पूर्णतः महिलाओं के द्वारा ये संचालित डिस्पेंसरी होगी, ठीक है। ये जो डिस्पेंसरी आपको दिखाई पड़ रही है पूर्णतः किसके द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, इसमें जो है पुरुष वर्ग सम्मिलित नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गाँव की बात कर रहे हैं, है ना। क्या बात है कि ध्यान से प्रश्न को देखिएगा कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो किसके बारे में बात कर रहा है कि डिजिटल घुमंतु गांव के बारे में। तो ये कहां पर, ये आपको ध्यान रखना है कहां पर, सिक्किम में। तो राज्यों से संबंधित थोड़ा सा आज आपको प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो जो भी है आपको कवर रखना है। ये सब प्रश्न आपको सीधे से परीक्षा में पूछा जाता है ना।
आपको भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में? तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम में। तो सिक्किम के कहाँ पर? तो सिक्किम का एक जिला का नाम है पाकयोंग। कहाँ है? तो सिक्किम का एक जिला का नाम है पाकयोंग। यदि बात करते हैं कि पाकयोंग जिले में कौन से गांव में, तो गांव का नाम है याकटेन। क्या नाम है गांव का? तो याकटेन गांव का नाम है। तो याकटेन गांव में आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? भारत के पहले डिजिटल गांव आधिकारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? न केवल आधुनिकीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया आधार करना है। क्या करना है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी क्या करना है? एक नया आधार प्रदान करना है। तो ये आपको दिखाई पड़ रही है सिक्किम में। और जैसे ही सिक्किम का नाम आता है तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपालों की यदि राज्यपाल बात करते हैं तो कौन है? ओम प्रकाश माथुर है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो केवल एक एक सीट है। तो आसान है याद रखना, दोनों में क्या है? केवल एक एक सीट है। ठीक है। और सीधी सी बात है कि आपको डिजिटल घुमंतु कौन सा आपको गांव दिखाई पड़ रही है? तो याकटेन जो गांव दिखाई पड़ रही है, कहां पर दिखाई पड़ रही है? ये सिक्किम का गांव दिखाई पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव आपको सिक्किम, और सिक्किम के कहां पर? आपको सीधी सी बात है याकटेन गांव। ये जो आपको गांव का जो तस्वीर लिया गया है, सीधी सी बात है कि आपको ध्यान रखना, ये गांव कहां पर देखने को मिलेगा? ये गांव आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में, है ना। और पहला डिजिटल घुमंतु गांव के रूप में इसको एक तरह से दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है। तो आपको इस तरह का प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है परीक्षा में, आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसके द्वारा? ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है। और इस यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि मान चलिए कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, ये 2024 सही लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2024 वाला ही दिया जा रहा है ना। तो 2024 ये सही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि 25 आप लोग कर दीजिएगा। तो 2024 वाला ये सही है कि आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई थी? आपको ओडिशा गई थी। और ओडिशा के द्वारा कह सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ते हैं धर्मेंद्र प्रधान दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर इनको दिया जा रहा है कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना प्रश्न आपको आज करवा रहे हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों से पूछा क्या गया था प्रश्न, आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या पूछा गया था वो प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हाल में विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आपको जो दिखाई पड़ता है कौन है? सही आंसर आपको ज़ैनिक सिनर है। क्या है आंसर? ज़ैनिक सिनर है। उम्मीद है कि आपको इस तरह का जितना भी प्रश्न है आप लोगों को बना रहे होंगे, है ना। और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा यही सब प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आप लोगों से पूछ लेते हैं आज का मान चलिए कि वीडियो से। तो जो अंतिम प्रश्न आप लोगों से जो पूछते हैं उसमें क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को भारत का सबसे बड़ा मान चलिए कि सीधी सी बात है सबसे बड़ा स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो किसको घोषित किया गया? इस प्रश्न को आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया है। यदि आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे होंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए, है ना। यदि आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो को, यदि प्रश्न का जवाब आ रहा है तो आपको जवाब कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।